स्टूडेंट्स, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के जो पहले समर्थक थे वह थे क्रिस्टियन ह्यूजन। जब और ह्यूजन्स ने ही बहुत से फिनोमिना डिस्क्राइब किए थे विथ हिज थ्योरी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट से उन्होंने कुछ फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन कुछ सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है, इन सबको एक्सप्लेन किया था। तो वेव फ्रंट उनकी थ्योरी थी। वेव फ्रंट उनके लिए उन्होंने डिफाइन किया था। वेव फ्रंट क्या होता है ये हम भी समझते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट ही डिस्क्राइब मैनी फिनोमिना ऑफ द लाइट। तो वेव फ्रंट क्या होता है इसे हम समझते हैं। यदि आपने किसी स्थिर वाटर के सरफेस पर एक स्टोन थ्रो किया होगा तो आप देखते हैं वहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रिक वेव्स जनरेट होती है और यह सेंटर से दूर तरफ मूव करती है। किसी भी एक वेव को यदि आप देखें तो वहां पर जो सारे पार्टिकल है वह सब सेम फेज वाले पार्टिकल है। ऑल द पार्टिकल ऑन अ सर्कल with the center of wave pattern are in the same phase, and this same phase, envelope of this same phase is called wave front। तो वेव फ्रंट यहां से मूव करता है। जैसे हम यहां पर ले रहे हैं सर्कुलर वेव फ्रंट का एग्जांपल हो गया। अगर हमारा लाइट रेज इन पॉइंट से इमिट होता है तो यहां पर अगर रेज इस तरह से ट्रेवल करती है, इस डायरेक्शन में वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, दीज आर वेव क्रेस्ट एंड ड्राफ्ट। तो यहां पर अगर आप देखें सभी पार्टिकल्स का फेज सेम फेज है, तो यहां पर एक इमेजिनरी लाइन जो होगी वो एनवेलप कहलाती है। इट इज द प्लेन वेव फ्रंट। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रंट ऑफ द वेव। ऑल द पार्टिकल्स ऑन दिस वेव फ्रंट आर इन द सेम फेज। सर्कुलर देखा इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट भी हो सकता है। तो वेव फ्रंट इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज द locus of all particles in same phase, or the path, or the say envelope, you can say any word। वेव फ्रंट की और क्या प्रॉपर्टीज होती है यह हम समझते हैं, जो ह्यूजन ने प्रपोज करी थी। ह्यूजन ने कहा था कि एक वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से नई वेवलेट्स डेवलप होती है। हर एक पॉइंट एक नई वेवलेट का सोर्स होता है, वहां से वेव फ्रंट हर डायरेक्शन में मूव होते हैं। सपोज हमारा एक वेव फ्रंट था कुछ इस तरह से। यह वेव फ्रंट टाइम के साथ आगे बढ़ता जाता है। यह सर्कुलर वेव फ्रंट है। कुछ टाइम बाद ये यहां पर है और हम यह मानते हैं कि यहां पर हर एक पॉइंट एक नया सोर्स है वेवलेट्स का। तो यहां से वेव फ्रंट्स अब हर डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पीछे भी और आगे भी। लेकिन हमने कभी लाइट को पीछे आते हुए नहीं देखा। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होता है कि यहां से जो आगे की ओर जा रही है लाइट्स वो इससे कैंसिल हो जाती है और रिमेनिंग लाइट आगे बढ़ जाता है। इसलिए नेट लाइट वेव्स केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बैक डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती। तो ह्यूजन ने यह प्रपोज किया था कि किसी वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल नई वेवलेट्स इमिट करता है और वहां नए वेव फ्रंट होते हैं, कॉन्सेंट्रिक वेव फ्रंट्स होते हैं, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं। और इस तरह से इनके भी हर एक पॉइंट नई वेवलेट्स का होता है। समझने में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बेसिस पर उन्होंने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझाया था। हालांकि हम वो नहीं समझना चाहते, केवल उनके कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना चाहते हैं। तो यहां पर जो वेव फ्रंट है
वह कुछ इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और उसके हर एक पॉइंट से नए वेव फ्रंट्स जनरेट होते जाएंगे, नए वेवलेट्स जनरेट होंगे, नया सोर्स होगा वेव्स का, एंड दिस वेवलेट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. Obviously these are secondary wavelets. दो वेवफ्रंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं यह हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे. यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वह स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टाउ होगी. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू हियर. तो इस तरह से हम यंग के फिनोमेना को समझ रहे हैं. यंग ने जो डिस्क्राइब किया था, नेचर डिस्क्राइब किया था लाइट का, वेव थ्योरी ऑफ लाइट डिस्क्राइब करी थी और इसके बेसिस पर उन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को समझाया था. तो आइए एक छोटी सी जरूरी बात समझ लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे सबको समझाना आपको स्कूल लेवल पे जरूरी हो सकता है, कंपटीशन लेवल पे इतना जरूरी नहीं है सब कुछ. तो जो बातें मैंने बताई वह आपके लिए जरूरी है बस. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, दिस इज वन ऑफ द आउटकम फ्रॉम द वेव थ्योरी. और लाइट के लिए प्रिंसिपल बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपने कभी फिजिक्स में इरोडो का बुक सॉल्व किया हो तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है. अगर आपको इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुंचना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो लीस्ट टाइम क्या होगा. यहां दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक तो इस मीडियम में स्पीड v1 है, इस मीडियम में स्पीड v2 है, और थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम करता हूं v2 इज लेस देन v1. तो लीस्ट टाइम क्या होगा. आप यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे फिर ऐसा पहुंचेंगे, या यहां पहुंचेंगे फिर ऐसा पहुंचेंगे, या डायरेक्ट सीधे ए से बी पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे. तो शायद आपको कैलकुलेशन करना होगा जैसा कि उस प्रॉब्लम में आप सॉल्व करने के लिए करते हैं. लेकिन अगर लाइट को इन दो पॉइंट से पास होना है और उसके लिए इस मीडियम में स्पीड v1 है, इस मीडियम में स्पीड v2 है, तो वह लीस्ट टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा. कैसे पहुंचेगा. तो लाइट को अगर यहां से यहां पहुंचना है तो लीस्ट टाइम पाथ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा. लाइट को यहां से यहां पहुंचना है ए से बी तक, लीस्ट टाइम पाथ कुछ इस तरह से होगा. और आपको भी अगर यहां से यहां पहुंचना है और v1 स्पीड आपकी इस मीडियम में है, v2 स्पीड आपकी इस मीडियम में है, तो यहां से यहां पहुंचने का तरीका कुछ इस तरह से होगा. और यहां इनमें रिलेशन क्या होगा आप देखिए. सपोज दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज R, देन साइन I बाय साइन R जो होगा वह लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. और आप देख सकते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. और यह जो होगा वह होगा v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडिया डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडिया. This is the outcome of theory. That means light is more intelligent than us. It does not take a calculator or anything. It calculates the path and follows this path. तो इन दो पॉइंट्स के बीच में लीस्ट डिस्टेंस का जो पाथ होगा वह यह होगा. लीस्ट टाइम वाला जो पाथ होगा वह यह होगा, नॉट लीस्ट डिस्टेंस. और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम. It can be used somewhere, wherever the problems are there. Let us see something next. Now we are going towards the interference. और इंटरफेरेंस में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे. उसके पहले we need to recall the principle of superposition that we studied in class 11. Principle of superposition is very simple. If displacement of a media point by some wave is supposed to be y1, where y1 is a1 sine omega 1t suppose,
and displacement of this particle by other wave at the same point is a2 sin omega 2t. नेट रिजल्टेंट, नेट और से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा y1 प्लस y2, दैट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स. और यह हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 11th में किस तरह से सुपर इंपोज होती है वेव्स. तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा. दिस इज द फेजर, दिस इज द फेजर. अगर आप इसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 यहां डिफरेंट है, पर किसी इंस्टेंट पर अगर y1 इज दिस, किसी इंस्टेंट पर अगर y2 इज दिस, then resultant displacement will be the diagonal of this parallelogram, that is y. So this is the प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. जहां भी जरूरत होगी हम इसे रिकॉल करेंगे. वेक्टर एडिशन हो गया y1 y2 का, रिजल्टेंट y. तो आप चाहते लिख सकते हैं इसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहें या रिजल्टेंट मोशन कहें, क्योंकि मोशन तो डिस्क्राइब होता है डिस्प्लेसमेंट से. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल of a media is vector sum of displacements लिखना चाहिए मुझे, displacements caused by individual waves. तो इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं हम. नाउ लेट अस सी व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. व्हाट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इटसेल्फ? व्हेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मोर देन वन आइडेंटिकल सोर्सेस ऑफ लाइट is modified due to superposition, a special pattern is observed. This special case of overlapping is known as interference. आपके घर में, कमरे में सपोज 2 लाइट बल्ब लगे हुए हैं और ऐसा एक और बल्ब उसके पास में लगा हुआ है. आप एक वॉल को देखिए तो वहां पर लाइट ऑब्जर्व करते हैं, यूनिफॉर्म लाइट ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें, सेम वेवलेंथ का लाइट यूज करें, तो ये आइडेंटिकल सोर्सेस यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट कर सकते हैं. और इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा? अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होंगी, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क एरियाज होंगे,